हाँ जी, तो कॉस्टिंग वाले बच्चों फाइनली आपके एग्जाम का दिन आ चुका है और मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बस कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम से जस्ट पहले पता होनी चाहिए। पूरी वीडियो के अंदर सुपर फास्ट क्विक स्पीड से मैं आपको सारे फॉर्मूले जहां जहां जिस चैप्टर में अप्लाई किए जा सकते हैं, प्लस जहां से क्वेश्चन फंसा सकता है आपको, जो फॉर्मूले शायद आपको ना पता हो लेकिन उनसे भी आंसर कई बार निकाला गया है, पास्ट ईयर पेपर में वो चीजें पूछी जा चुकी है। सभी चीजों को कंसाइज करके मैं आपके लिए लेके आया हूं फॉर्मूले, थोड़े से शॉर्ट पॉइंट जहां पर आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है, और प्लस पेपर पैटर्न भी बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को पक्का पक्का लाइक कर देगा ताकि ज्यादातर बच्चों तक ये पहुंच जाए और आई होप एग्जाम के पहले आपको ये वीडियो मिल जाए, एग्जाम देने जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो फॉर्मूले की लिस्ट में पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग का। सारे बच्चों को पता है कि हर बार इससे क्वेश्चन आता है और एक भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन ना आया हो। तो पहले मैं सिंपल फॉर्मूले की बात करता हूं। बी पिन क्वांटिटी निकालनी है आपको तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं। अगर बी पिन वैल्यू निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करते हैं। पीवी रेशियो कैसे निकलता है वो भी अभी आपको बताता हूं। फिर जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो डिजायर्ड सेल्स होता है ना कि बताइए इतना प्रॉफिट कमाना है तो क्या कितने की सेल्स होनी चाहिए, बताइए अगर इतना लॉस है तो कितने की सेल्स होनी चाहिए। तो बीईपी के फॉर्मूले का एक्सटेंशन होता है, देखो जरा ध्यान से, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यहां पर देखो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और हां, यहां पर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट वाली बात की जाती है कि जो जो आपको बोला गया है। अगर सर लॉस होगा तो क्या करेंगे, उसने बोला बताओ 4 लाख का लॉस करने के लिए कितने की सेल्स होनी चाहिए, तो आप यहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको। दूसरा केस यहां पर क्या आता है, दूसरा केस ये आता है कि सर कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि बताओ इस सेल्स लेवल पे डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होगा, तब भी आप क्या नाम है यही फॉर्मूले से फटाफट से कर सकते हैं, पूरी फुल फ्लेज स्टेटमेंट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आता है डिजायर्ड सेल्स, मैंने बता दिया आपको। एमओएस कैसे निकाला जाता है, एमओएस को लेके आपको ट्रिकी क्वेश्चन में फंसा सकता है। कैसे, एमओएस का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स में से आप बीईपी सेल्स निकाल दीजिए। बीईपी सेल्स क्या होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है, ठीक है सर। अगर एमओएस सेल्स, टोटल सेल्स में से बीईपी सेल्स निकाल दे तो एमओएस आ जाएगी। लेकिन एमओएस निकालने के दो तरीके और हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको यूनिट्स में निकालनी है तो आप पकड़ लीजिए प्रॉफिट और डिवाइड कर दीजिए उसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। लेकिन अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू निकालनी है तो आप पकड़ लीजिए प्रॉफिट और डिवाइड कर दीजिए उसे पीवी रेशियो से। तो भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन में टोटल सेल्स गिवन हो, आप एमओएस निकाल के बीईपी पहुंच जाए, बीईपी से पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट कहीं पर भी पहुंच सकते हैं आप। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है सर। पीवी रेशियो निकालने के फॉर्मूले बताओ, तो पीवी रेशियो निकालने के पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। पर यूनिट ना मिले आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाए डिवाइड बाय सेल इनटू 100, तब भी आपको निकाल सकते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसमें कई बार बच्चे फंस जाते हैं। जब भी 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन होती है तब भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। और तरीका क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर वेरिएबल कॉस्ट, देखो ये सारी बातें मैं अब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर जो आप एग्जाम में पक्का पक्का गलत कर सकते हो। ये थे नॉर्मल फॉर्मूले जो ऊपर मैंने आपको बताए थे, सबको पता होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। जब भी आपको 2 लेवल की देखिए कॉस्ट और यूनिट्स गिवन हो और आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हर साल में सेम रहती है जब तक चेंज ना हो जाए, और फिक्स कॉस्ट हर साल में टोटल में सेम रहती है। तो चेंज इन कॉस्ट 2 साल की, 2 क्वार्टर की, 2 लेवल की, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट से अगर आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब चेंज इन कॉस्ट ऊपर रखेंगे, चेंज इन यूनिट्स नीचे रखेंगे, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। जैसे 10,000 और 20,000, 10,000 पे कॉस्ट 50,000 है, 20,000 पे कॉस्ट मान लीजिए मैंने कहा 90,000 है। तो चेंज इन कॉस्ट अमाउंट को ऊपर रखेंगे, चेंज इन यूनिट्स को नीचे रख देंगे। कैश बीईपी के लिए अगर हमसे पूछ ले तो सर उसमें डेप्रिसिएशन या कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर होगा फिक्स कॉस्ट में, उसको आपको टोटल फिक्स कॉस्ट से माइनस कर देना है। अगर आपको अमाउंट में निकालना है कैश बीईपी तो पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यूनिट्स में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर अगर हमसे ये पूछा पता ही नहीं है कि यूनिट्स में निकालना है अमाउंट में निकालना है तो क्या करेंगे, तो सर दोनों तरीके से निकाल के आएंगे अगर पॉसिबिलिटी है तो। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी डिसीजन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी किसी भी यूनिट्स का। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, तो डिफरेंस इन टोटल फिक्स कॉस्ट, 2 लेवल पे टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या डिफरेंस है, डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये आ जाएगा आपका इंडिफरेंस पॉइंट। आई होप ये वाला पॉइंट काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, अगर पूछ लिया जाए, खराब पेपर, मुश्किल पेपर बना दिया जाए तो आपको गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट आता है शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट ये जनरली सीएमए वालों में पूछा जाता है, लेकिन 1-2 बार आपके उसमें भी पूछा जा चुका है। क्या है ये, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ऐसी फिक्स कॉस्ट जो आप अवॉइड कर सकते हैं, माइनस कर दीजिए। जो आप नया वेंचर करने वाले हैं, मतलब रीओपनिंग कॉस्ट क्या है उसकी, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका मार्जिन
मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले मैंने रिवाइज करा दिए हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट एक चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। इसमें भी काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। तो पहला वाला तो फिजिकल यूनिट्स मेथड है। फिजिकल यूनिट्स मेथड क्या कहता है कि सर मान लीजिए 1 लाख रुपए की जॉइंट कॉस्ट है आपकी और 5000 और 10,000 यूनिट्स बना रहे हो आप ए और बी के, तो 5000 और प्लस 10,000 डिवाइड कर दीजिए 15,000 से 1 लाख को पर यूनिट में आ जाएगा, फिर 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 आ जाएगा और बी का आ जाएगा। सिंपल है। मार्केट वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ कैसे निकालेंगे सर, यूनिट्स पता होगी आपको, मार्केट वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ दे रखा होगा क्वेश्चन में, दोनों की अमाउंट निकाल लीजिए और उसे बांट दीजिएगा। जो प्रॉब्लम आएगी आपको वो आएगी एनआरबी मेथड में। सारे बच्चे ध्यान से देखें एनआरबी मेथड क्या होता है इसको मैं एक बार थोड़ा सा बताना भी चाहता हूं आपको, 1 मिनट का समय लेके मैं आपको समझाऊंगा कि एनआरबी मेथड आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है। देखो यहां से प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ, यहां पर आगे इसकी स्प्लिट ऑफ स्टेज और उसके बाद उसमें फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह के खर्चे करेंगे और यहां पर आती है फाइनल सेल्स। ठीक है, एनआरबी मेथड क्या कहता है, एनआरबी मेथड ये कहता है कि भाई स्प्लिट ऑफ स्टेज पे जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस लेवल पे ही होती है। कैसी, जो फिजिकल यूनिट्स यहां बनके तैयार हुई वो, ठीक है, मार्केट वैल्यू स्प्लिट ऑफ तो यहीं से निकल के आएगा। अब जो एनआरबी है, एनआरबी का मतलब आपको वापस से इस लेवल पर आना है। सर वापस से इस लेवल पर कैसे आएंगे फिर बताओ, तो वापस से इस लेवल पे आएंगे कि आप फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो लिख लीजिए, माइनस इसमें कोई आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है अगर है तो वो माइनस कर दीजिए, फिर अगर मान लीजिए कोई आपके सेलिंग एक्सपेंस है वो माइनस कर दीजिए और जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो माइनस कर दीजिए। तो आप यहां इस स्टेज पर आ जाएंगे और उसे बांट देंगे, यही मैंने फॉर्मूले में लिखा है बिल्कुल। और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो माइनस कर दीजिएगा, अगर नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो अब उसे बांट देंगे। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या होता है। तो सर अगर आपके पास टोटल जॉइंट कॉस्ट है तो जॉइंट कॉस्ट के 2 हिस्से कर लीजिए, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को कैसे बांटना है आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के अंदर, सर वेरिएबल कॉस्ट को आपको बांटना है, आई होप ये पॉइंट आपको नहीं पता होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे, और जो फिक्स कॉस्ट है उसे आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिस पे बांटना है। मतलब अगर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन लगाना है तो वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, वो यूनिट्स पे ही बटेंगे, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उस पे लगेगा। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट आता है उस पे बांटना है आपको। ठीक है सर, बजट में आपके कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको गड़बड़ कर सकते हैं, आपने नहीं भी पढ़ा, लेकिन अगर आपको मैं फॉर्मूले बता रहा हूं तो आप कर सकते हैं। सर एक्टिविटी रेशियो कैसे निकाला जाता है, SHAO, जिन बच्चों ने सेकंड कॉस्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी पक्का देख के जाएगा, सेकंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन जरूर आएगा। SHAO कैसे निकालते हैं सारी चीजें मैंने उसमें बताई है। SHAO का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड आवर्स से। ठीक है सर, एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, कैलेंडर रेशियो कैसे निकालेंगे, सर अवेलेबल वर्किंग डेज देख लीजिए और टोटल वर्किंग डेज है कितने एक बजटेड पीरियड में, उससे डिवाइड कर दीजिए। फिर आता है एक्चुअल यूसेज और बजटेड कैपेसिटी रेशियो, तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला एक बार देख के चले जाएगा, हो सकता है आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से दिखाई दे जाए। फिर आते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट को लेकर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जो पैसा एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को उसे बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, चाहे वो उसका कंट्रीब्यूशन हो प्रोविडेंट फंड में, ईएसआई में, कहीं भी जो पैसा दिया जा रहा है सबको ऐड कर दीजिए, उसी को लेबर कॉस्ट बोलते हैं। नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दीजिए तो वेज रेट आ जाता है। नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकाल जाते हैं, नॉर्मल वाले तो टोटल वर्किंग आवर्स से नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर दीजिए और हॉलीडेज माइनस कर दीजिए तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स आ जाते हैं। कभी कभी आपको ऑर्डिनरी वेज रेट भी पूछ लिया जाता है, तो ऑर्डिनरी वेज रेट में आपको ओवर टाइम के ऊपर अमाउंट ना नहीं तो प्लस करनी है, मतलब ओवर टाइम के यहां पर जो अमाउंट है वो माइनस कर देनी है और नीचे आवर्स में ओवर टाइम के आवर्स माइनस कर देते हैं, तो ऑर्डिनरी वेज रेट निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है सर, अगर कभी आपसे पूछ ले कि एम्प्लॉय कितना कमा रहा है, तो काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि सर जो एम्प्लॉय दे रहा है वही एम्प्लॉय कमा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पैसा एम्प्लॉय की जेब में आ रहा है उसी को एम्प्लॉय की अर्निंग बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, जो भी आपने नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स की बातें की है, ऊपर देखो यहां पर ये लिखा हुआ है ना, परक्विजिट्स की है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें उसमें नहीं आती, बाकी सारी चीजें उसमें आती है। मैंने यहां पर क्रॉस भी लगाया हुआ है और डिवाइड माइनस करेंगे, वो ग्रॉस पे आ गया। उसके बाद जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जहां पहले एम्प्लॉयर कर रहा था वहां पर वो माइनस करेंगे, टैक्सेस या टीडीएस कोई कट रहा है तो वो माइनस करेंगे, और अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी रीपेमेंट भी माइनस करेंगे। आप उसे बोलते हैं नेट पेमेंट वाला। रिप्लेसमेंट मेथड जो आपके लेबर टर्नओवर के जो फॉर्मूले है वो बिल्कुल सिंपल है। रिप्लेसमेंट मेथड के लिए क्या होता है, आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स वहां पर लिखते हैं। सर सेपरेशन मेथड में क्या होता है, एक सेकेंड बच्चे कॉल मत किया करो। सेपरेशन मेथड में क्या होता है, सर सेपरेशन मेथड में क्या होता है, सेपरेशन मेथड में होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। उसके बाद फ्लक्स मेथड में क्या होता है, सर फ्लक्स मेथड में दोनों को प्लस कर दिया जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड रिप्लेस, दोनों को प्लस कर दीजिए डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर कुछ बच्चे ऐसा नहीं करना चाहते तो एक्सेशंस के बेसिस पे भी कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशन और रिप्लेस की जगह नंबर ऑफ एक्सेशंस लिख देते हैं, और नंबर ऑफ एक्सेशंस वर्ड का मतलब जितने टोटल मिला के नए एम्प्लॉयज आए, चाहे वो रिप्लेसमेंट से आए हो चाहे वो एक्सपेंशन प्रोग्राम की वजह से, दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं आप। पी
इस रेट को टाइम रेट में कैसे बदलते हैं ये मैंने आपको कल ही आपको उस वीडियो में बता दिया था, इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से देख के जाएंगे। हॉल से में कैसे निकालते हैं सर, हॉल से में टोटल वेजेस निकालनी है तो एक्चुअल आवर्स पकड़ लो, वेज रेट निकाल लो, ये तो उसकी बेसिक वेजेस हो जाएंगे। फिर जो आपको उसका जो बोनस रेट लगाना है वो क्या लगाना है, जितना उसने टाइम सेव किया है उसमें से जितने पैसे मिल जाने चाहिए थे, मतलब वेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 50% कर देंगे तो यहाँ पर उसका बोनस आ जाएगा। ठीक है सर, रोमन में कैसे करेंगे, तो टाइम वेजेस तो एज इट इज निकलेंगे, लेकिन जो रोमन के अंदर फॉर्मूला है, फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है, टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट। लेकिन इसकी एप्लीकेशन बताता हूं आपको, एप्लीकेशन क्या है सर, इसकी एप्लीकेशन ये है, मान लीजिए आपने 20 घंटे सेव किए, अलाउड थे 100 आवर्स और 80 आवर्स में आपने काम कर दिया, तो सर ये जो एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स है ना, ये परसेंटेज निकालने के लिए कि कितने परसेंट समय में आपने टाइम खत्म कर दिया। वहां पर तो 50% ले लेते हैं, तो यहां पर 80% समय में अगर टाइम खत्म हुआ, काम खत्म हुआ है तो 80% आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, इसलिए ऐसा करके चलते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। और क्या कर सकते हैं लेबर कॉस्टिंग में, सर लेबर कॉस्टिंग में कुछ बेसिक चीजें जो शायद आपको ना पता हो और लेबर कॉस्टिंग में कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है कि एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो एफिशिएंसी रेशियो के दो फॉर्मूले हैं, टाइम के बेसिस पे और आउटपुट के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे अगर आपको निकालना है तो स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर जाएंगे, एक्चुअल आवर्स नीचे आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। आउटपुट के बेस पे निकालना है तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। एक ही इंफॉर्मेशन में अगर दोनों चीजें गिवन है तो दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा। इसके दो एग्जांपल है, जो बच्चे देख के जाना चाहते हैं वो देख के जा सकते हैं। ठीक है सर, लेबर टर्नओवर रेशियोस बता दीजिए, मैंने आपको बता दिया है। मटेरियल कॉस्टिंग में आ जाइए सर, मटेरियल कॉस्टिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेरे लिए आपके लिए। ईओक्यू अगर पूछा जा रहा है तो आपको सिंपल फॉर्मूला √2 × A × O डिवाइड बाय S। अगर कभी आपको एनुअल रिक्वायरमेंट ना पता चले और आपको जो है इन्वेंट्री वाले क्वेश्चन दे रखे हैं तो जो यूसेज होता है ऑन एन एवरेज यूसेज पूरे साल के दौरान, उससे हम A निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लीजिए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे सर, एनुअल रिक्वायरमेंट से आपका जो लॉट साइज है उसे डिवाइड कर दीजिए। ईओक्यू पे खरीद रहे तो जो ईओक्यू आया उसे डिवाइड कर दीजिए और कोई सी और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली या 2-2000 करके उससे डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। स्टोरेज कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे क्वेश्चन में देखा गया कि स्टोरेज कॉस्ट में बच्चों ने बहुत सारी गलतियां की हैं। क्या है स्टोरेज कॉस्ट, जरा ध्यान से देखिए। जितना आपका लॉट साइज, अगर ईओक्यू पे मंगा रहे हो तो ईओक्यू को हाफ कर दो, क्वार्टरली मंगा रहे हो मतलब 10,000 मंगा रहे हो तो आपको क्वार्टरली 10,000 डिवाइड बाय आपको क्या कर देना है, हाफ, मतलब 5,000 रुपए। जो भी आपका लॉट साइज है जो क्वेश्चन में गिवन है या जो आपने निकाला उसका आधा आपको स्टोर करना है और मल्टीप्लाई कर देना है स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट से और पर एनम से। कल मैंने एक बच्चों को क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि ₹1 पर मंथ था, वो पर यूनिट पर मंथ, तो आपको उसे कन्वर्ट करना था 12 पे, तो पर यूनिट और पर एनम होना चाहिए आपका। दूसरा, अगर कभी भी स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है तो सर क्या करना है, उस परसेंटेज को किस पर अप्लाई करना है, तो परसेंटेज को हमेशा अप्लाई करना है किस पे, कॉस्ट पर यूनिट पे। और अगर उसने बोला है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है, ध्यान से समझना, डिस्काउंट दिया जा रहा है तो जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा उस लेवल पर उसी के परसेंटेज अप्लाई करेंगे और स्टोरेज कॉस्ट चेंज होगी। और अगर स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में नहीं है तो दोनों ही लेवल पर सेम रहेगी, चाहे विद डिस्काउंट हो या विदाउट डिस्काउंट हो। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कई बार क्वेश्चन में जब कम इंफॉर्मेशन होती है और आपको दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के होता है, तो वो आपसे पूछ लेगा बताइए कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट को हटा दीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट ईओ के लेवल पर कैसे निकलेगी। तो या तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे निकालोगे तो आपको कई बार इंफॉर्मेशन अगर एग्जाम में गिवन नहीं होगी तो भी आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट एक लेवल पर दी होती है। दूसरी बात यहां पर क्या होती है कि सर, दूसरी बात सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट बराबर होती है। इस अजम्पशन पे भी आपसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कल मैंने वीडियो डाली थी मटेरियल के ऊपर, तो आप सारे बच्चे वहां से देख सकते हैं। और मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, सर ध्यान से देखिएगा और आप क्या क्या चीजें देख के जाएंगे लास्ट मिनट पे। आपको पक्का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखना है। कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट देखने के लिए मुझे लगता है आप कॉस्ट शीट की इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट लीजिए, लेकिन पक्का पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन उससे आने के चांसेस है। ठीक है, और सर और क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे बच्चे फॉर्मूले पढ़ के जाएंगे। मैंने कल वीडियो डाली है, शॉर्ट में डाली है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन भी कराए हैं, आइडल टाइम, विद आइडल टाइम, और एक तरीका मटेरियल, मल्टीपल मटेरियल, हर तरह के क्वेश्चन कराए हैं, उसे देख के चले जाएगा, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे 110 से। तीसरी चीज सर, फॉर्मूले आप क्यों पढ़ा रहे हो, मैं उसको बताता हूं आपको। मैंने ये फॉर्मूले क्यों पढ़ाए आपको, सर ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाए हैं ये इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि मैंने कई सारी आंसर शीट देखी है जिसमें बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, लेकिन पहले उसने फॉर्मूला लिखा, फिर सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन में गड़बड़ हो गई, लेकिन फॉर्मूले के मार्क्स मिले। तो सारे बच्चे ध्यान से सुन लेंगे मेरी बात, जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस में फॉर्मूले लिख के आएंगे और फॉर्मूले लिख के आने के मार्क्स होते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, उन्हें लगता है ईओक्यू पूछा है ना हमसे, चलो फटाफट से लिखता हूं 2 इंटू सीधा एक ही अमाउंट लिख देता हूं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फॉर्मूला 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 लिख कर आएंगे हर एक क्वेश्चन में, जहां जहां क्वेश्चन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है पक्का लिख के आएंगे, और आपको स्टेप मार्किंग अगर क्वेश्चन गलत भी होगा तब भी उसको मिला जाएगा। तो ये थे एक फॉर्मूले की क्विक रिवीजन जो शायद आपको पढ़ रखी होगी आपने। बाकी सारे क्वेश्चंस में जहां जहां फॉर्मूले अप्लाई होते हैं आप एक बार क्वेश्चन में देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपसे शेयर कर देनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर, और पेपर बड़ा बढ़िया जाने वाला है आपका, आप पक्का देख लेना। एमसीक्यू में एक एमसीक्यू जो केस स्टडी आएगी वो मुश्किल आएगी, तो उसमें फंस मत जाना, बाकी सारा पेपर कर लेना, लास्ट में उसको कर लेना, तो पेपर आपको बहुत ही बढ़िया जाएगा। पेपर को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जहां से मर्जी उठा सकते
सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें आपको नहीं आएंगी। बस मेरा आपको सजेशन है कि आप एमसीक्यू को जो केस स्टडी फंसने वाली लग रही है आपको उसको लास्ट में कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर आप कहीं से भी उठाइए। हाँ, मटेरियल लेबर वगैरह के क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में उठा लेंगे तो मेरा सजेशन है छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आप उसे सॉल्व कर लेंगे। स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बड़ा क्वेश्चन अगर उसे लेके मत बैठ जाना, सर्विस कॉस्टिंग का होटल या किसी बड़े उसका आ गया तो उसे मत लेके बैठ जाना। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है बस उसको स्टार्टिंग में मत उठाना, छोटे छोटे क्वेश्चन से, मटीरियल से, लेबर से, जॉइंट एंड बाय से, इन तरीके से क्वेश्चन जो आपको फंसाएंगे नहीं। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग से कोई क्वेश्चन आ गया, रिकंसिलिएशन से कोई क्वेश्चन आ गया, मार्जिनल कॉस्टिंग से कोई क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके से सारे बच्चे ध्यान दें, मार्जिनल कॉस्टिंग में फंसाने के चांसेस होते हैं। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उसे ईगो पे मत लेना, मार्जिनल कॉस्टिंग की तो हमने प्रैक्टिस कर रखी है। नहीं बच्चे, आपको अगर कोई नहीं आ रहा तो उस समय पर छोड़ दीजिए, लास्ट में आके देख लीजिएगा। ये कुछ टिप्स थी कॉस्टिंग के पेपर के लिए। एग्जामिनेशन वाला पेपर जाने वाला है आपका, आप देख लीजिएगा जो बच्चे तैयारी करके गए बढ़िया तरीके से। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑडिट का कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑडिट में पढ़ाता नहीं हूं, मैं दूर दूर से टच में नहीं हूं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं उसमें रिसर्च करूंगा और कुछ ना कुछ आपके लिए पक्का पक्का लेके आऊंगा। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चाहिए ऑडिट के लिए तो पक्का पक्का बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर।